के माननीय मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, प्राधिकरण के सम्मानीय सदस्य श्री उदयकांत मिश्रा जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, विकास आयुक्त श्री सुशील सिन्हा जी, यूनिसेफ के बिहार हेड जनाब असलुर रहमान साहब, ICI MOD के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड बोल्डन जी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की प्रतिनिधि डॉक्टर वेलेरी मेमो जी, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री कुत्ते अमृत जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, सचिव श्री अतीश चंद्र जी, DSDMA के बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से आए हुए प्रोफेसर संतोष कुमार जी, जो इसके पॉलिसी एंड प्लानिंग शाखा को देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदस्य सचिव श्री शहबाज गुप्ता जी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री कमल किशोर जी, श्री कार्लोस मेजिया जी, इथियोपिया सरकार के सीनियर एडवाइजर डॉक्टर ऑटो डेडेसे जी, गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक श्री PN राय जी, नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक श्री रविंद्र कुमार जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिवगण, आपदा प्रबंधन विभाग के और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण, कर्मीगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के संस्थाओं के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ और बिहार में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो कार्य प्रारंभ हुआ है, सेंडई सम्मेलन के कुछ ही माह के बाद बिहार में इस पर एक कन्वेंशन का आयोजन हुआ 2015 में और काफी विमर्श के बाद बिहार के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का एक रोड मैप तैयार किया गया और उस रोड मैप को बिहार सरकार ने स्वीकृति दी और इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में भी चर्चा की गई और सभी विभागों के लिए कार्य योजना बनाई गई और सभी विभागों को यह दायित्व दिया गया है कि उन्हें क्या करना है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का ये रोड मैप है। हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि हम डिजास्टर को समाप्त कर देंगे, खासकर नेचुरल डिजास्टर को कोई समाप्त कर देगा, इसका तो कोई दावा कर नहीं सकता। कि बहुत सारी चीजें प्राकृतिक, मनुष्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं और बहुत सारी आपदाएं होती हैं जो मानव जनित है, मैन मेड डिजास्टर होते हैं। तो कुल मिलाकर आपदाओं के कारण जो नुकसान होता है, जन धन का नुकसान होता है, जीव जंतुओं का नुकसान होता है, तो इसको कैसे कम किया जाए। और इसी में जो सेंडई में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें काफी विचार विमर्श हुआ और तब ये तय हुआ कि हम लोगों को एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि डिजास्टर आने की स्थिति में उसके प्रभाव को कैसे कम करें।
बिहार बन उसका जो असर होता है उसको कैसे कम करें, और जो डिजास्टर होते रहते हैं उससे में जो रिस्क है उसको कैसे हम कम करें, और इसी के लिए सब काम हो रहा है। बिहार को खास तौर से बहु आपदा प्रबल राज्य है, कई प्रकार की आपदाएं हैं। बाढ़ और सुखाड़, कोई सोच नहीं सकता है कि अगर कहीं बाढ़ है जिस दिन इस आपदा न्यूनीकरण के विषय पर जो कुछ कंसल्टेशन के लिए बाहर के लोग आए थे और जिन्होंने स्वीकार किया था नहीं हम बिहार के लिए काम करेंगे, तो उन लोगों के साथ जब बैठक हो रही थी तो उसमें भी मैंने इस बात की चर्चा की कि बिहार की एक विचित्र स्थिति, बाढ़ और सुखाड़ दोनों से प्रभावित होता है। अगर वर्षापात कम हो और सूखे जैसी स्थिति हो तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि बाढ़ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होती। हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा होती है अन्य जगहों पर जो वर्षा होती है उसके कारण। अगर नेपाल में वर्षा हुई तो उसके चलते जो कई नदियां हिमालय से निकलती हैं नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है, तो उन नदियों के चलते बाढ़ का प्रभाव पैदा हो सकता है। अगर हम लोगों के यहाँ वर्षा नहीं, अगर मध्य प्रदेश में वर्षा हो गई और उसके आगे वर्षा हो गई, बिहार का हिस्सा रहा झारखंड तक में वर्षा हो गई, तो यहाँ दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर उत्तराखंड में जमकर वर्षा हुई और बिहार में वर्षा नहीं हो रही है, तब भी गंगा का पानी बहुत ज्यादा उफान पर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति कि हमारे यहाँ वर्षा अगर कम भी हो तो भी बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों से हमें हर वर्ष सचेत रहना पड़ता है और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हर वर्ष हम लोग इसके लिए सारी तैयारी करते हैं और जिला के अधिकारियों के साथ बैठक होती है, और यही कारण है कि जो बार बार यहाँ इस प्रकार की आपदाओं को झेलना पड़ता है। तो उसके चलते हम लोगों ने हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक तो लोगों को तैयार किया, इसके लिए लोगों को ओरिएंट किया गया, और जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी इसके लिए तैयार किया गया। पहले क्या होता था, बाढ़ आ गई, अब उसके बाद रिलीफ बांटना, तो उसका लिस्ट बनना शुरू होता था और वो जाकर दिसंबर से कुछ होता था, यानी जब बाढ़ को लोग भूल गए तब कुछ अनाज वगैरह मिलने की बात होती। तो हमने कहा भाई जब कोई विपत्ति में है, आपदा में है, उसको हम अगर तत्काल सहायता नहीं करेंगे तो इस सहायता का क्या मतलब। इसलिए हम लोगों ने तत्काल सहायता देने की शुरुआत की और इसके लिए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ा। आप सब लोग बाहर के लोग हैं, वो जानते हैं कोसी ट्रेजेडी, लेकिन उसके एक साल पहले जो 2007 में बिहार में जितनी बड़ी बाढ़ आई, उतनी बड़ी बाढ़ उतना ज्यादा एक इलाका और उतने ज्यादा लोग को भी प्रभावित नहीं हुए। 2007 में आई बाढ़ से 22 जिले हमारे अफेक्टेड हुए थे और 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। वो भीषण बाढ़, और उसमें जो हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का कार्य किया और किस ढंग से लोगों तक राहत पहुंचाया गया, एक एक क्विंटल अनाज लोगों को मिला, पैसा मिला, घर टूटा तो उसमें सहायता मिली, फसल आदि की सहायता, ये सब काम किया गया। और जब ये काम हो रहा था तो उसमें कई चीजें सामने आई। जैसे हमारे बिहार के बारे में ये आमतौर पर जानकारी है कि साहब 85% छोटे और लघु किसान हैं, लेकिन जब आपदा प्रबंधन के सिलसिले में हम लोगों ने फसल की जो क्षति हुई तो अगली फसल के लिए जो हम इनपुट सब्सिडी देते हैं और उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया। उस समय की केंद्र सरकार की जो योजना थी उससे बढ़ाया, और एक स्टेज के ऊपर वालों को सहायता नहीं देते थे, उसको उन सब लोगों को हम लोगों ने सहायता दी राज्य सरकार की तरफ से। और जब यह राशि का वितरण हो रहा था तब कई जगहों पर लगभग 1 दर्जन जगह पर हम गए और हमने देखा कि साहब ये तो जहां 8,000 रुपया अधिकतम
यानी अधिकतम जो 8,000 रुपए की राशि थी वो तो मुश्किल से 100 जो प्रभावित परिवार थे उसमें से मुश्किल से 4 या 5। तो हमने कहा कि भाई ये तो हम लोगों का जो फिगर है वो तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी संख्या तो लगभग 96%, 85% भी नहीं। तो कई चीजें सामने आती हैं। अगर आप ठीक से काम करिए तो सिर्फ लोगों को सहायता ही नहीं बल्कि आप अपने राज्य के बारे में बहुत सारे चीजों से अवगत हो जाते हैं। तो खैर वो काफी सहायता दी गई और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इन सब चीजों के लिए एक मापदंड बनाएंगे और किस स्थिति में क्या करना है एसओपी तैयार करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या स्थिति उत्पन्न हुई उस क्षण क्या करना है, यानी किसी को हर वर्ष दिशा निर्देश की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमने देखा था 2005 में पहली बार काम करने का मौका मिला और 2006 में हम गया के इलाके में गए हुए थे गर्मी के दिन में, और जो भयंकर स्थिति हमने देखा जून में और लगा कि साहब ये तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होने वाली। तो हमने उस समय तो डिजास्टर मैनेजमेंट को विभाग नहीं कहलाता था, रिलीफ डिपार्टमेंट कहलाता था। तो उनके अधिकारियों से हमने बातचीत की तो पता चला कि यहाँ कोई तैयारी वगैरह होती नहीं। और चूंकि मेरा कुछ पहले का अनुभव था, केंद्र में काम करने का अनुभव था और केंद्र में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहा था और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से ये काम होता। यहाँ पर बैठे हुए हमारे अनिल सिन्हा, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो प्लान बन रहा था पहली बार इस देश में भी चर्चा हुई। गुजरात में आया तो पिक था जो भूकंप आया, उसके पहले जिस तरह से उड़ीसा में साइक्लोन आया था उससे जो प्रभाव हुआ तब लोगों के मन में ये बात शुरू हुई थी कि ये सिर्फ रिलीफ से काम नहीं चलेगा बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। यानी हम इसको पहले से सचेत रहें, लोगों को प्रशिक्षित करें, सारी तैयारी पूर्व में रखें, उसका असर कम से कम हो और जब हो ही जाए तो तत्काल हम लोगों के बीच में राहत पहुंचाए। तो इन सब चीजों की चर्चा उस समय शुरू हुई। तो हमारे अनिल सिन्हा ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उस समय, उसी के प्रभार में थे, तो ये सब तैयार कर रहे थे। उसी दिन से हम जान रहे हैं इनको। और गुजरात वाले 21 की घटना के बाद जो भयंकर भूकंप आया था तो उस समय से एक जगह जाकर देखने का मुझको मौका मिला। तो मैं तो पूर्व से डिजास्टर से परिचित, डिजास्टर से तो सब लोग भुगतते हैं, लेकिन डिजास्टर क्या चीज है और उसका मैनेजमेंट होना चाहिए यह मेरे दिमाग में पूर्व से ही था। इसलिए यहाँ आने के बाद हमने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए एक एक करके, और संयोग ऐसा हुआ कि 2007 में, और मुझको याद है मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का नवीन चंद्र राम गुलाम जी का न्योता आया था और बहुत आग्रह था, और 2007 में मैं व्यक्तिगत रूप से भी शोक की स्थिति में था। तब भी उनका बार बार फोन आए और उनका निमंत्रण आए कि आप आइए। तो खैर किसी प्रकार से हम यहाँ की टीम के साथ गए वो, और जब वहाँ गए अगस्त महीने की बात, और उसी समय बिहार में जबरदस्त फ्लड की स्थिति हुई। तो वहाँ से निरंतर चीफ सेक्रेटरी से संपर्क करते हुए सब चीज को जानते रहे, और जाने के पहले भी हमने एक मीटिंग कर ली थी कि भाई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो क्या क्या करना चाहिए। लेकिन वहाँ जितने भी दिन थे स्थिति बिगड़ती गई, कोई तैयारी नहीं हुई। वहां से आए सीधे और तत्काल मीटिंग की, और पहला व्यक्ति मैं था। दरभंगा के बाहर का कोई व्यक्ति दरभंगा शहर में पहुंचा, अगले दिन हम पहुंचे, और उसी समय से निरंतर घूमते हुए एक एक काम करते हुए, और जो उसके लिए रिलीफ का कार्य, हमारे यहाँ कई अधिकारी बैठे हुए, उन लोगों ने बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई और बहुत अच्छा काम किया। तो उसी के बाद से एक एसओपी का कंसेप्ट लोगों के मन में आया कि भाई हम लोगों को ये बना देना चाहिए। और तब 2008 की ट्रेजेडी आ गई, उसी ट्रेजेडी 18 अगस्त को बांध टूट गया। अब इसको हम नेचुरल कहें या मैनमेड कहें, ये तो विचार का भी है, नेचुरल भी आप इसको कह सकते हो और मैनमेड भी कह सकते हो। अब नेपाल में जो बांध था नेपाल के हिस्से से, वहां पर बांध की मरम्मत का, उसके स्ट्रेंथनिंग का जो काम होना था
वहां हो ही नहीं पा रहा, वहां काम करने में रुकावट थी। और अंतिम समय में सिंचाई विभाग ने कहा, तो उस समय के विदेश मंत्री थे जो अभी आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं प्रणब बाबू, तो उन्होंने कहा कि भाई नेपाल में तो नई सरकार बनने जा रही है, क्या करें, फिर भी देखते हैं, आदि बात। और जब नई सरकार बन गई, प्रचंड साहब प्रधानमंत्री बने नेपाल के, तो उन्होंने दिलचस्पी ली कि ठीक है, अब काम में कोई बाधा नहीं आएगी। और भाई वहां से जब कुछ हुआ शुरू, लेकिन तब तक वक्त नहीं था। 18 अगस्त को सुबह में दिशा निर्देश लोगों को मिला, काम करने दीजिए, लेकिन 18 अगस्त के दिन में बांध टूट गया और बांध कटाव का शिकार हो गया। और उसके बाद जो पानी निकला, हम तो जाना चाहते थे देखने के लिए, वहां 18 की घटना है जब जानकारी मिली, लेकिन हमारे एम्बेसडर थे उस समय जो भी नेपाल में, हम लोगों ने बहुत चाहा कि भाई जाकर स्पॉट पर देखेंगे कि क्या है, इसका इम्पैक्ट बिहार पर आएगा। ये बांध टूट करके आया है और फ्लो कोई बहुत ज्यादा नहीं था, डिस्चार्ज ज्यादा नहीं था, 1,70,000 80,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज थे, बहुत डिस्चार्ज नहीं था। वो तो कोई 7 लाख या 8 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज नहीं था, बहुत साधारण डिस्चार्ज था, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन बांध टूटा। तो हम स्पॉट पर जाकर देखना चाहते हैं, लेकिन लाख चाहने के बाद भी इसकी इजाजत नहीं मिली। तो अंत में 20 अगस्त को राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से हम कुछ अधिकारियों के साथ निकले और कहा कि चलकर देखते हैं, अपने सीमा के अंदर से जो कुछ भी दिखेगा ऊंचाई से उसको देख लेंगे, कोई बहुत दूर तो है नहीं। और देखिए कुदरत की कृपा कि जब हम गए, चौपर से देखने लगे, मौसम बिल्कुल साफ और घूम करके जिस स्थान से बार बार देख रहे थे वो साफ दिख रहा था कि कैसा बांध। हमारे अधिकारी हमने कहा भाई ये तो और अभी चौड़ा होता चला जाएगा। और वहीं से देखते हुए अनेक राउंड अपने देश की सीमा के अंदर ही चक्कर काट करके समझ गए कि ये क्या होने वाला है। और उसी समय ये पता चला कि ये जो बांध है, एम्बैंकमेंट है, उसके अंतर्गत सिल्ट का डिपॉजिट इतना हुआ है कि जब बांध बना था कोसी का बांध, तो उस समय जो खेत की ऊंचाई थी उससे गहरा था, और धीरे धीरे इतने वर्षों में खेत हो गया नीचे, जमीन नीचे, और बांध का बेस जो है वो बहुत ऊंचा हो गया। और यही कारण है कि 1,70,000 80,000 क्यूसेक के डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज नहीं था, लेकिन दोनों के बीच में गैप इतना था, बांध का बेस और जमीन, ये दोनों के बीच में गैप इतना ज्यादा था कि वो पानी का फ्लो बढ़ता चला गया। और उसके बाद उसको हमने देखा कहाँ कहाँ होगा। तो शुरू में तो हमारे अधिकारी और इंजीनियर सब कहते थे कि कोसी का बहुत सारा है, इसका ब्रांचेज है, उससे निकल जाएगा, लेकिन हमने कहा ये ऐसा संभव नहीं होगा। हम चारों तरफ घूमते गए, देखते गए कि इसका कहाँ कहाँ किस किस जगह से कोसी का संबंध है। तो हमने उसी समय कहा था देखिए मधेपुरा में पानी घुसे। सब हमारे अधिकारी 4-5 दिन तो वो लोग भी नहीं सीरियस हुए, और जब सचमुच पानी घुस गया तब लोगों को समझ में आया। हम 4 दिन पहले से बता रहे घुसेगा घुसेगा। और यहां जान लीजिए आप पत्रकार मित्र, लोगों को नहीं मालूम था, मीडिया को नहीं मालूम था कि क्या हुआ है इतना ज्यादा। थोड़ा बहुत पता चल रहा था, उनके दोस्त मित्र का घर उन जगहों पर था, वहां से कुछ खबर आती थी, थोड़ी बहुत खबर। जब हम लौट करके आए तो हमने एयरपोर्ट पर ही मीडिया को जो भयंकर स्थिति है उसकी जानकारी दी। उसके बाद तो साहब बिहार सरकार तो शिकार हो गई। लोगों को लगा कि जैसे बिहार सरकार की गलती से सब कुछ हो गया। तो 15 दिन हमने कहा कि चलो भाई अब कोई बोलता है करता है उस पर ध्यान मत दो, अपना काम करो। और 15 दिन निरंतर जो मेहनत हुआ और किस प्रकार से लोगों को राहत पहुंचाई गई। पहली बार बिहार में हुआ इतने बड़े पैमाने का राहत कैंप बना कोसी ट्रेजेडी के बाद। 8,000 10,000 लोग कैंप में थे। बाहर से लोग आते थे, कहते थे साहब 8,000 10,000 लोग एक रिलीफ कैंप में रहेंगे और वो तो परेशान होंगे और गंदगी होगी, कचरा होगा, कैसे संभाला जाएगा। हम उन लोगों की बात को सुनकर मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है कि 10,000 आदमी को रखना है तो क्या करना पड़ेगा।
हम तो स्पॉट पर जाते थे। एक जगह के हमने पूछा कहिए क्या दिक्कत है, लोगों की दिक्कत सुनते थे। कहीं कहा कि नाश्ता भी नहीं मिलता, कहीं कहा कि साहब दिन भर चलता रहता, शाम हो जाता है, भूखे रह जाना पड़ता। हमने कहा क्यों? तो हमने देखा कि भाई 8,000 लोग हैं और एक ही मेस चल रहा है। तो हमने कहा ये तो संभव ही नहीं है। अधिकारियों को हमने बताया कि साहब आप अधिक से अधिक 500 लोगों पर एक मेस चलाइए, और आपको उन लोगों को घबराहट थी कि लोग नहीं मिल रहे, कहां से हम लाएंगे इतने लोगों को, खाना बनाने वाले को, क्या करने वाले को। हमने कहा कुछ खाना बनाने वाले को लाइए और जितने लोग रह रहे हैं इन्हीं से पूछिए कि आप में से कोई खाना बनाना जानता है। जो भी खाना बनाना जानता हो या खाने बनाने के साथ साथ और जो काम करना है, जो इच्छुक लोग हैं उनकी सेवा ले लीजिए, और बाकी जो उनको एक आपदा पीड़ित के कारण, बाढ़ पीड़ित के कारण जो राहत सहायता मिलती है, उसके अलावे जो मिनिमम वेज है उससे थोड़ा बढ़ा करके इनको पैसा दीजिए, 250 रुपया दीजिए। और साहब इतना मेस चला एक एक रिलीफ कैंप में, और उसके बाद लगा कि साहब ये तो खाते हैं पत्तल में, अभी जो पत्तल में खाएंगे ये पत्तल कहां फेंका जाएगा, वो अपने आप में एक समस्या देगा। तो उसी समय हमने कहा कि सीएम रिलीफ फंड से हर जो शिविर में लोग रहते हैं उनको थाल दिया जाएगा, कटोरा दिया जाएगा, ग्लास दिया जाएगा, लोटा दिया जाएगा, बच्चे हैं तो छिपली दी जाएगी, और जितने लोग आ रहे हैं उनको सीएम रिलीफ फंड से महिलाओं को साड़ी, पुरुषों को धोती, बच्चों के लिए कपड़ा, यह सब जो किया गया उसके चलते आप देख लीजिए। और महिलाओं के लिए अलग शौचालय, पुरुषों के लिए अलग शौचालय, हैंड पंप, एक एक चीज को स्पॉट पर जाकर देखा, और एक एक चीज जो उसी ट्रेजेडी में रिलीफ कैंप मैनेजमेंट का जो हमारे अधिकारियों को अनुभव हुआ, और एक एक रिलीफ कैंप में हम जाते थे, कहीं कोई कमी है तो बताते थे इसको ऐसे करिए, लोगों से बात करते थे, और वही आधार बना है हमारे एसओपी का। तो अगर 10,000 लोगों, और यही नहीं, बड़े उस समय जब रिलीफ बांटने के लिए कोई घटना घटती है तो मीडिया में जगह पाने के लिए बहुत तो करते हैं ना घोषणा, हम इतनी मदद करेंगे, हम उतनी मदद करेंगे। जानते हैं 2007 में हमने देखा कि लोग पुराना कपड़ा, उतारा हुआ कपड़ा बिहार के लोगों को देने के लिए आ रहे। मैंने आदेश दिया कि खबरदार किसी रिलीफ कैंप में इंटर मत करने दीजिए और किसी गांव में इंटर मत करने दीजिए, कोई पुराना और उतारा हुआ कपड़ा पहनेगा बिहार सरकार। बिहार सरकार में इतना दम है कि हम सबको नया वस्त्र, अपना पुराना कपड़ा लोग दे करके समझते थे बड़ा भारी दान हम किए, और कई इस प्रकार के एनजीओ आकर के बांटना चाहते थे, ले करके उनको लौटाना पड़ा, लौट करके जाना पड़ा। और सरकार रिलीफ कैंप चलाएंगे तो बड़ा बढ़िया चलाएंगे, तो कुछ साहब 5 दिन 7 दिन में गायब। तो इस प्रकार से एक एक, और जो हम लोगों ने सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप चलाया, आप सब लोग हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, इसलिए मैं इन बातों की चर्चा कर रहा हूं। हमारे अधिकारी पूर्व परिचित। हमने आदेश दिया कि हमारे सरकारी रिलीफ कैंप में कोई बाहर का आदमी आकर कुछ नहीं बांट सकता है। बहुत लोग आते थे मीडिया में पब्लिसिटी के लिए कि हम इतना कपड़ा बांटने वाले हैं, अपना फला चीज बांटने वाले हैं। जो लोग लेकर के आए वो अपना लेकर के लौटे, चाहे जिसको बांटना है बांटिए, रिलीफ कैंप में कुछ नहीं, क्योंकि रिलीफ कैंप में जो भी जरूरत है सबकी पूर्ति हम कर रहे हैं। तो जब कोई आपदा आती है ना, तो कुछ लोग दिखावे के लिए भी काम करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो इन सब चीजों का अनुभव और तजुर्बा बिहार में लोगों को हुआ है, काम करने वाले अधिकारियों को, कर्मियों को भी हुआ है, जो लोग सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, उनको भी एक तजुर्बा हुआ। और इस पृष्ठभूमि में एक एक काम के लिए एसओपी बनाया। मैं नहीं जानता हूं देश के दूसरे किसी प्रांत के बारे में। हमारे यहाँ अगर कोई ठनका गिरा, वज्रपात हुआ, अगर किसी की मृत्यु होगी या किसी भी कारण से आपदा के कारण मृत्यु होती है, तो 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपया उस परिवार को पहुंचना, ये टारगेट है, पहुंचना ही है। 24 घंटा तो सीमा है, ज्यादातर कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए तो 4 से 5 घंटे के अंदर वहां वो उनको राशि मिलती है। तो इस तरह से बिहार में आपदा प्रबंधन का काम हो रहा है।
अब ये जो वज्रपात है पिछले साल से कह रहे हैं, व्यास जी थे, सब लोग थे, सब लोगों को हमने कहा कि भाई ये जो वज्रपात इतना ज्यादा हो रहा है, एक रोज पिछले वर्ष एक दिन के वज्रपात में 58 लोग मरे। हमने कहा क्या हो रहा है, हम लोग बचपन से सुन रहे हैं वज्रपात तो होता है, लेकिन इस प्रकार से तो क्या पहले कुछ पता नहीं चल सकता है? इसके बारे में पूर्व में कुछ जानकारी नहीं मिल सकती है क्या? हमने कहा जरा पता करिए, इस पर कोई काम कहीं हो रहा हो तो इस सबको देखिए। तो कुछ आंध्र में काम हुआ, तो इस साल जाकर पता चला है कि आंध्र में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के सहारे काम हो रहा है कि अगर वज्रपात कहाँ होने वाला है इसके बारे में आधे घंटे पहले जानकारी मिल सकती। तो हमने कहा वो टेक्नोलॉजी है और अगर आंध्र में वो सक्सेसफुल है तो तत्काल इसको बिहार में लाइए और लागू करिए। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर ये पता चल जाए आधे घंटे पहले, तो इन दिनों बिहार में भी क्या है, अभी तो 12 करोड़ आबादी हुई नहीं है, लेकिन लगभग 5 से 6 करोड़ मोबाइल फोन है। आपदा प्रबंधन की तरफ से लोगों के मोबाइल का रजिस्टर ठीक से तैयार हो जाएगा नीचे से ऊपर, और पता चला कि फला गांव के पास वज्रपात हो सकता है तो मैसेज भी दे सकते हैं। वहां के कलेक्टर, वहां के एसडीओ, वहां के सीओ, बीडीओ, थानेदार, सबको सूचना मिल सकती है। आज कौन ग्राम पंचायत के मुखिया है जिनके पास फोन नहीं है? और अब तो वार्ड मेंबर एक्टिव है हमारे साथ निश्चय के कारण, लाखों की संख्या में जो जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर होते हैं वो भी अब बिल्कुल सक्रिय है। तो इन सबों का फोन होगा और पता चलेगा कि फला जगह गिरने वाला, और उसको अगर मदद होगी तो 4-5 मिनट के अंदर वो चारों तरफ बता देगा कि साहब हट जाओ, मत रहो यहाँ पर ठनका गिरने वाला। तो ये काम अगर हो जाए तो इस साल भी काफी लोगों की मृत्यु हुई है, 100 से ज्यादा। हम उनकी सहायता करते हैं लेकिन जान तो नहीं बच पाती, तो चले जाते हैं। तो जो रिस्क रिडक्शन है उसका जो उसके पीछे जो मूल भावना वो यही है, हम ऐसा कुछ करें कि रिस्क में कमी आ जाए, और उसी के लिए सारा काम हो रहा है। तो मैं तो कहूंगा यहीं पर बैठे हुए मंत्री जी भी और प्रत्यय अमृत जी भी कि भाई ये आप तत्काल देर मत करिए। अगर आंध्र में वह टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है तो इमीडिएटली उसको बिहार में लाइए और उसका जो नेटवर्क है वो पूरा तैयार करिए, और चिंता मत करिए। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो उस टेक्नोलॉजी को लाने में चाहे 2 करोड़ लगे, 3 करोड़ लगे, 4 करोड़ लगे, वो सारा पैसा सीएम रिलीफ फंड से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी को लाकर यहाँ लगाइए और देखिए, अगर उसका लाभ हो जाए तो मामूली बात नहीं है, सैकड़ों लोगों की जान बचेगी। और पिछले 2015, 16, 17 ये तीनों वर्ष के हम आंकड़ों को देख रहे हैं तो वज्रपात की घटनाएं बिहार में बढ़ गई, तो उससे लोगों की रक्षा होगी। तो हम तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर इतना काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से एक एक काम को आप करिएगा तो वही मिलाकर समेकित रूप से वो रिस्क रिडक्शन का रोड मैप बनना। और अब जितने विभागों को कहा गया, अब हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा मुझे खुशी होती है भीतर से कि हमारे स्कूल के बच्चों को भूकंप और आग इन सब चीजों से उसको सेंसिटाइज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कैसे बचना। आज हमको मालूम हुआ है, साहब आप सब लोग बताते हैं, और शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य के प्रधान सचिव जी महाजन जी भी बैठे हुए हैं, मुझको जानकारी आज ही हुई है कि शायद हम लोग बता देते हैं कि कोई अगर टेबल है तो उसके नीचे चले जाए, टेबल के नीचे जाइएगा तो ऊपर वाला गिरेगा, साथ साथ नीचे साफ हो जाएगा। इसलिए अब नया आया है कि भाई टेबल के नीचे नहीं, उसके ठीक बगल में रहना। तो जरा जो भी उसको दे रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज। दुनिया भर में जो स्कूली बच्चों को आपदा के बारे में, जहां जिस इलाके में जिसकी संभावना है, अगर उसके बारे में ठीक से हमारे स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा तो जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें सीखने की प्रवृत्ति होती है। और अगर उनको कोई चीज सिखाइएगा तो बिना 4 को बोले उसको मन नहीं लगेगा। वो ऐसी स्थिति में अपने माता पिता सबको वो बताएगा कि साहब ऐसा करना चाहिए। तो हमारे स्कूली बच्चे तो 2.5 करोड़, अगर हमारे स्कूली बच्चे इस बात से अगर
ट्यून्ड हो गए, समझ गए कि कैसे होता, इसमें क्या करना चाहिए जिसमें आप बच सकते हैं, तो वैसी स्थिति में तो कितना रिस्क रिडक्शन हो गया बताइए। जान माल की क्षति घट जाएगी, लोग के जीवन की रक्षा हो जाएगी। अब आग की घटना पिछले साल, इस साल तो ऐसा कुछ मौसम रहा कि उतनी ज्यादा घटना नहीं घटी, फिर भी घटी, लेकिन पिछले वर्ष और अप्रैल महीने में भयंकर आगजनी की एक से एक घटनाएं घट रही थी। तो हमने कहा कि भाई रिव्यू किया, तो हमने कहा कारण क्या, जरा बताइए कब कितने बजे आग लगती है, क्या होता है, कारण क्या क्या है। तो हमारे पीएन राय जी भी बैठे हुए हैं, व्यास जी भी हैं, सब लोग थे। पता लिया गया एक एक जगह के डीएम से, चारों तरफ से जो रिपोर्ट आई और जो फायर ब्रिगेड से उन लोगों की सहायता की जाती है, सबसे खबर ली गई। तो पता चला साहब कि ज्यादातर जो आग लगने की घटना घट रही है वो 12 बजे से 11 बजे से 4 साढ़े 4 बजे के बीच में आग लगने की घटना घटती। किस किस कारण से आग लग रहा है, तो भाई सबको तो अभी रसोई गैस मिला नहीं। अभी भी लोग किसी तरह से गोईठा पर, लकड़ी पर, भुस्सी पर खाना बनाते हैं, उसको जला करके ज्यादातर जगहों में। तो जो खाना बनाते हैं उसके चलते हो जाता है। इस तरह से कई चीजों की जानकारी मिली, और वही समय होता है जो जानते ही है, खूब होता है हम लोगों के यहाँ बिहार में यज्ञ। तो वैसी परिस्थिति में जब हम सब लोग बैठे तो हमने कहा कि भाई लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करें। एडवाइजरी का मतलब होता है कि लोगों को दिशा निर्देश देना, बताना, सलाह देना कि ताकि ऐसा न करिए, खाना कितने बजे के पहले बना लीजिए, पूजा पाठ करना है तो उसमें भी जो कर रहे हैं आप, तो उसको भी एक समय के अंदर अगर कर सकते हैं तो ठीक, वरना जहां कर रहे हैं वहां पूरा पानी का इंतजाम रखिए। ये सारी बातें की। तो इस एडवाइजरी का क्या खामियाजा हमको भुगतना पड़ा था पता है ना। उस समय तक जनता के दरबार में बैठते थे, वो लड़का आया और कुछ बोला तो हम देखे उसका कागज, तो सीधे मेरे ऊपर चप्पल फेंक दिए। उसको पुलिस वाले पकड़ ले, छोड़ो छोड़ो यार, पहले पकड़ो नहीं तो समझ दे, तो क्या कि चप्पल फेंका। तो कहा कि आप पूजा और यज्ञ पर रोक लगाए। कहाँ जो रोक लगाए, हम कहा तुम हिंदू है, हम क्या। तो हम कहा बैठो यहीं पर, तुम इसको कुछ मत करिए। थोड़े देर में वो बकाने लगा कि हमारा तबीयत खराब है, तब इसका पूरा इलाज कराए। इसके बकावे हम कहेंगे मत करो, ये हमको सुझाव देने का अधिकार नहीं है कि जब आप कर रहे हैं, क्या उसको कहते हैं उदय जी, अरे जो हवन अगर कर रहे हैं तो बगल में पानी वानी रखिए। इसके चलते अगर नहीं जानते इसका कारण क्या था। एक जगह दोनों दलित परिवार, एक में हवन हो रहा था और दूसरे तरफ के जो दलित परिवार के लोग थे घर में, एक ही घर में बहुत ज्यादा लोग थे, कई लोग, दर्जन भर लोग मर गए। हवन जिसके यहाँ हो रहा था वो नहीं, बगल के घर वाला सब जल के मर गए। अब जरा बताइए, तो अगर ये एडवाइजरी जारी किया तो क्या क्या नहीं झेलना पड़ता था, हम जानते हैं सब तो झेलना पड़ेगा। आप कोई भी काम करिएगा तो बहुत चीजों को झेलना पड़ेगा, लेकिन हमारा तो काम, हमारा कमिटमेंट तो आम लोगों के प्रति है। हम उनकी सुविधा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम काम करेंगे। अब काम करने के सिलसिले में तो तरह तरह का भी झेलना पड़ता है, तो झेलते, मुझे कोई चिंता नहीं। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक ऐसी चीज है जिसका अवेयरनेस, आभास सबके मन में होना चाहिए। इसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब सड़कें हम लोग खूब बना रहे हैं, अब वो तो मैन मेड डिजास्टर है। तो भाई कहाँ एक्सीडेंट होता है, कहीं टर्निंग का है, कहीं कुछ है, स्लोप है, कई एंगल है। तो जहां कहीं भी कोई खबर मिलती है हम तुरंत इनको सूचना करते हैं पथ निर्माण के प्रधान से, दिखवा लीजिए भाई। और एक पूरा का पूरा सर्वे भी हो रहा है, ब्लैक स्पॉट्स का चयन हो रहा है कि कौन कौन हमारे रोड में कम्युनिकेशन में, रोड कम्युनिकेशन में ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। तो हर चीज पर काम हो रहा है। अब नाव चलाते हैं नदी में, अब एक बार हम लोगों ने किया था, पुराने एक 50 लोग डूब के मर गए थे, यही दियारा से आ रहे थे लोग। हम वहां पर गए, हमने कहा कि भाई इतने लोग कैसे चढ़ गए।
कभी कोई भैंस भी चढ़ता है, उसी में आदमी भी चढ़ा रहता है। बहुत तरह की बात होती है। तो आखिरकार लोगों को समझाना तो पड़ेगा ही। और कई बार होता है शाम में लोग चल देते हैं, तो सूर्यास्त के पहले न सूर्यास्त के बाद नाव नहीं चल सकता। ये सारे नियम हैं। और कोई भी नाव अगर चलाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसको भी मालूम होना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या डूबने की स्थिति होनी चाहिए। कभी कभी बड़ी गलती होती है। हमारे यहाँ पतंग उत्सव हुआ, अब अला बताइए इतने लोग आ गए। हमारे यहाँ पर सहनी जी लोग हैं, सब आए भी, बड़ा अच्छा लगा हमको। राजेंद्र सहनी जी ना, सही सब, हाँ, और उनके और सहयोगी, इन लोगों ने कितना मेहनत किया लोगों को बचाया। किस तरह से नाव पर लोग सवार हो जाते हैं और फिर नाव ठीक है या नहीं। नाव में तो उस तरह से कोई छेद तो नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानना चाहिए। तो बिल्कुल नीचे के स्तर पर इसके लिए सजग करना लोगों को आवश्यक है। हम लोग उस दिशा में चल रहे हैं। इसलिए जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का रोड मैप है, उसका जो क्रियान्वयन है, उसमें जन जन की भागीदारी है। हर आदमी को सहयोग करना पड़ेगा। नाव चलाने वाले को भी, नाव पर चलने वाले को, सड़क बनाने वाले को भी, सड़क का उपयोग करने वाले को। अब आप बताइए, हम तो सब जगह घबराए रहते हैं कि भाई किसी भी तरह से देख लीजिए अस्पताल में कुछ नहीं हो, तो उसके लिए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बहुत सारी स्थिति है। इन सब चीजों के मद्देनजर अब जितने मकान हैं पुराने, उनका देख लेना, रेट्रोफिटिंग अगर संभव है तो उसका रेट्रोफिटिंग करना, ताकि वह भी भूकंप रोधी हो जाए। आपको नए मकान को भूकंप रोधी, हर मकान को भूकंप रोधी बनना है। तो किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, हर क्षेत्र में कोई न कोई खतरा है आपदा का, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव जनित। दोनों प्रकार के खतरे रहते हैं। अगर हम खतरों के बारे में एक सोच विकसित करें, व्यावहारिक रूप से उसको जाने और उसको कम कैसे किया जाए, उसका प्रभाव, ऐसी दुर्घटना हो नहीं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और अगर दुर्घटना होती है तो उसके शिकार कम से कम लोग हों, उसका प्रभाव कम से कम हो, लोग कम जाएं, फसल की, संपत्ति का नुकसान कम से हो, पशुधन का नुकसान कम से कम हो। तो यह सब ऐसी चीजें सबको ध्यान में रखते हुए ही 15 वर्षों के लिए एक रोड मैप बनाया है। और पिछले साल से यह काम शुरू हुआ है और इस साल का आज वो वर्षगांठ के अवसर पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि बात आगे बढ़े और सब लोग इसकी जिम्मेवारी के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ, मैं तो मानता हूं कि हमारे सारे अधिकारी सब लोग जिम्मेवार हैं। लेकिन कभी कभी होता है, काम की तो कोई कमी है नहीं, बहुत काम रहता है। लेकिन आप जान लीजिए, मैंने डे 1 से कहा है, आज से नहीं हम कह रहे, 2007 से ये बात कर रहे हैं, जिसको अभी व्यास जी उद्धृत कर रहे हैं। साहब, मेरा तो शुरू से कहना है कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ित व्यक्ति का पहला अधिकार है। तो उसी तरह से हम लोगों को आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और देखिएगा, जब कोई घटना घटती है तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके दिल पर चोट नहीं पहुंचती है। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कुछ ऐसा करें जिससे इसका जोखिम घटे, लोगों को नुकसान कम से कम हो, और पूर्व से अगर कोई जानकारी होगी तो लोग सचेत होंगे। अगर इसके बारे में लोगों को ओरिएंट किया जाएगा तो समझेंगे अगर आने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए जिससे नुकसान कम से कम हो। तो इस सबको मिलाकर ही ये रिस्क रिडक्शन का रोड मैप बना है आपका न्यूनीकरण का। और उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी विभागों के अधिकारी और संबद्ध विभागों के अधिकारी, और सभी विभागों के अधिकारी इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर कोई विभाग इसमें अगर शामिल नहीं है तो कम से कम आप कोई ना कोई जिला के प्रभारी हैं कि नहीं है, सो बताइए। किसी न किसी जिला के तो प्रभारी हैं।
आपको तो जाकर के स्पॉट पर देखना है, प्रभारी मंत्री या प्रभारी अधिकारी तुमको देखना। एक बार एक कोई याद पड़ रहा है, मुझको हंसी आती है कभी कभी। आज यही आपदा प्रबंधन विभाग से कोई चिट्ठी जारी कर दिया अधिकारी, और डीएम फोन करे तो उसको डांट दे कि तुमको इतना समझ में नहीं आता है। तो किसी डीएम ने मेरे ऑफिसर को, मेरे यहाँ जो सेक्रेटरी लोग रहते हैं उनको खबर दिया। हमने कहा बात क्या आप पूछाने, तो हम पढ़े कि चिट्ठी क्या, चिट्ठी में क्लैरिटी नहीं, महा कंफ्यूज डायरेक्शन। तो हमने उन अधिकारी को कहा जरा इधर आइए, ये जो आप लिखे इसका क्या मतलब। तो कहा सब तो क्लियर है। तो हम अच्छा ऐसा है तो मेरा अधिकार है, हम अभी आपको डीएम बना के भेज देंगे वहां किसी जगह, और अपने इस गाइडलाइन को जारी लागू तो कीजिए। साहब क्या नहीं करना पड़ता, तुमको मालूम है सब जिम्मेवार है, अब जिले के प्रभारी भी, इसलिए इस नाते सबका कर्तव्य है, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही मत बरतिए, नहीं तो आपकी आत्मा को कष्ट होगा। मैं कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा, अंतर मन को बहुत कष्ट होगा, अंतरात्मा को कष्ट होगा। आप किसी जिले के प्रभारी हैं और किसी विभाग के प्रधान सचिव या सचिव हैं, और आपकी चूक के कारण अगर कुछ हो गया तो आपके अंतरात्मा को कष्ट नहीं होगा, जरूर कष्ट होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अंतरात्मा को शांति रहे, वो सबसे बड़ी चीज। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वर्षगांठ पर भी आप सब लोग, ये तो यूं ही है शुरुआती दौर है, और ये शुरुआती दौर तो थकाने वाला हो गया। हम तो बार बार कहते हैं प्रत्येक जी को भी कोई प्रोग्राम 1.5 घंटा ज्यादा का मत रखें, ये 2 घंटा का, तो 2 घंटा का प्रोग्राम है। खैर आप सब लोग इसके बाद बैठिएगा तो और भी सार्थक ढंग से बिंदुवार आप जो चर्चा करेंगे उसके अच्छे नतीजे आएंगे। और मुझे खुशी है कि हम लोगों के इस कार्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग मिल रहा है। मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पुनः आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात की समाप्त करता हूं।